Hello everyone. In this video, we are going to see important news snippets from The Hindu dated 16th of June 2026. But before moving ahead, there is a doubt. How to use these notes in better way as confusion is still there. Okay, so what I would do अगर मैं आपकी जगह हूँ तो हमने कल एक टॉपिक किया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2026 में जो अमेंडमेंट हुई है. अब मेरे नोट्स में 2016 का कोड होगा. मैं एक तो इसको रिवाइज कर लूँगी उसी टाइम पे और दूसरा यहाँ पे मैं लिख दूँगी कि 2026 में अमेंडमेंट हुई है. सारी अमेंडमेंट को पेस्ट नहीं करूँगी. कुछ ऐसे प्रोविजंस जो मुझे लगता है कि बहुत चेंज हो गए हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमने आंसर में लिखना कितना होता है, हमने आंसर्स में लिखना ही थोड़ा होता है, तो हमें कुछ कीवर्ड्स चाहिए होते हैं. अब हमें पता है कि 2026 में अमेंडमेंट हुई तो उसमें कीवर्ड क्या आया, डेटर इन पोसेशन, क्रेडिटर इन कंट्रोल. मैं ये याद रखूंगी और जब मेरे नोट्स में जाएगा तो मेरे नोट्स में यहाँ पे 2026 अमेंडमेंट करके एक ये लाइन जाएगी. सेकेंड मेरे नोट्स में जाएगा क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये जाएगा. देन मेरे पास कुछ ये जाएगा कि अब 14 डेज कर दिया है, स्ट्रिक्टली उनको 14 डेज में डिसाइड करना पड़ेगा. सिर्फ ये चीज़ें जाएंगी, होल पूरा आर्टिकल नहीं जाएगा. आर्टिकल इसलिए लिखा जाता है कि दोबारा से बैकग्राउंड मिल जाए, बट कुछ कीवर्ड्स दोबारा से नोट्स में चल जाएंगे. और करंट अफेयर्स को स्टैटिक नोट्स में ऐड करो. स्पेशली नोट्स उन चीज़ों के बनाओ जिसकी रिक्वायर्ड है, जिसकी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि जैसे आईपीसी कोड है, अब हमें पता है कि ये ऑलरेडी हमारे स्टैटिक नोट्स में कवर्ड होएगा, तो हम उसमें ही सीए को ऐड कर देंगे. मतलब मैं ऐसे करती. होप आपको अब समझ आ गया होगा. मूविंग अहेड विद आर्टिकल नंबर 1 फ्रॉम GS1, सोसाइटी से रिलेट करेंगे. ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ नेचर वर्शिप. रंग कम्युनिटी इन उत्तराखंड, उन्होंने बोला है कि हम अपने विलेज में शिवलिंग की स्थापना नहीं करेंगे बिकॉज वी बिलीव कि हम नेचर वर्शिप करते हैं, आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स की वर्शिप नहीं करते हैं. तो हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं ट्राइब्स में कि हाउ दे आर स्टिल वर्शिपिंग नेचर. और अगर ऐसा किया जाता है जैसे कि रंग कम्युनिटी में हमने देखा, तो ऐसे ऑपोजिशन हो सकती है. उस वे में हम इस आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं. इस आर्टिकल हमारे पास GS2 से आएगा, पॉलिटी से रिलेट करेंगे. द आर्टिकल वॉज अराउंड प्रिवेंटिव डिटेंशन पावर्स. अब इसमें आपने मुझे बताना है कि कौन सा आर्टिकल है इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में. इस केस की बात की गई है चंद्रपाल सिंह केस 2026. इस केस में हाई कोर्ट ने बोला है प्रिवेंटिव पावर्स को हमें बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए, रॉन्ग वे में नहीं करना चाहिए. व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन? गवर्नमेंट को जब लगता है कि कोई क्राइम होने वाला है, उससे पहले ही वो पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? पब्लिक ऑर्डर, नॉट लॉ एंड ऑर्डर. उसके बेसिस पे किसी भी इंडिविजुअल को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल सकती है, मतलब उनको एक कैद में डाल सकती है ताकि वो पब्लिक ऑर्डर को खराब ना करे. नेक्स्ट, कोर्ट ने कुछ कंसर्न्स जारी किए हैं कि मिसयूज ऑफ पावर हो रहा है. हम छोटे छोटे डिस्प्यूट्स में हम प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा के लोगों को अंदर डाल देते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बताया कि फिजिकली डिसेबल्ड दलित लॉयर वॉज डिटेन्ड बिकॉज ऑफ स्मॉल नेबरहुड डिस्प्यूट, कि कोई बात ही नहीं है, छोटी सी बात है, उसमें भी हम प्रिवेंटिव डिटेंशन डाल देते हैं. देन स्केल ऑफ मिसयूज, बहुत सारे मिसयूज के केसेस हमने देखे गए. कोर्ट ने नोट किया 2500 पीपल इन गाजियाबाद फेस्ड सच प्रिवेंटिव एक्शन इन 1 year. ये सारी एग्जाम्पल्स हैं. वायलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21. कोर्ट ने कुछ सजेशंस भी दिए हैं कि हम इसको कैसे बेटर यूज कर सकते हैं. सबसे पहले, गिव प्रॉपर रीजन बिफोर डिटेंशन. सेकंड, फेस जुडिशियल रिव्यू. थर्ड, बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर रॉन्ग डिटेंशन. अगर आपने कुछ गलती से कर लिया है तो फिर आप हेल्ड भी होंगे रिस्पॉन्सिबल. अकाउंटेबिलिटी को जाहिर करने के लिए उन्होंने क्या बोला है कि इफ डिटेंशन इज इलीगल तो कंपेंसेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए. किसकी सैलरी में से? मैजिस्ट्रेट की सैलरी में से और पुलिस ऑफिसर की सैलरी में से. और जजमेंट से क्या होगा? BNSS 126 एंड 170 आर्टिकल ऐसा है जिसमें पुलिस क्या करती थी कि डिटेन कर लेती है किसी भी छोटी सी डिस्प्यूट के ऊपर. तो कोर्ट ने अगर ये जजमेंट दी है तो इसके ऊपर असर पड़ेगा. अब पुलिस जो है इसको, ये सेक्शंस को मिसयूज नहीं कर सकती. नेक्स्ट आर्टिकल हम रिलेट करेंगे GS2 से, गवर्नेंस से रिलेट करेंगे. ब्रेकफास्ट एंड मिल्क स्कीम. स्कीम को याद रखेंगे हम. अब इस स्कीम के 2 इंप्लीकेशंस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. पॉजिटिव क्या है? उनके अकॉर्डिंग हम एड्रेस करने वाले हैं माल न्यूट्रिशन को. लेकिन नेगेटिव क्या होगा? क्योंकि हम फ्री ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12th, तो बहुत ज़्यादा फिजिकल कंस्ट्रेंट्स होने के भी चांसेस हैं. नेक्स्ट आर्टिकल हम GS2 से रिलेट करेंगे, गवर्नेंस से रिलेट करेंगे. ये कोई न्यू न्यूज़ नहीं है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था. प्रियदर्शनी स्कीम ऑफ केरला इन विच दे विल प्रोवाइड फ्री बस सर्विस टू वुमेन एंड ट्रांसजेंडर्स. बट द प्रॉब्लम इज दैट आयरॉनिकली वुमेन शुड बी सीटेड ओवर द सीट्स, नॉट द मेन. दैट्स इट. और इससे कुछ नहीं है. बट ये मुझे अजीब सा लगा कि और अगर आप स्कीम विमेन की है तो मैन बैठ के क्लिक करवा रहे हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. हम GS2 से रिलेट करेंगे, वल्नरेबल सेक्शन से करेंगे. ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट एक्ट 2026 के बारे में है. अब कंटेक्स्ट क्या है? देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस एक्ट बिकॉज नालसा जजमेंट में बोला था सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी को अपहेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इस एक्ट में रिप्लेस कर दिया ये फ्रेज को हमने सेल्फ डिक्लेरेशन विद मेडिकल बोर्ड वेरिफिकेशन.
तो इससे प्रॉब्लम आएगी। देन कुछ प्रोविजंस हैं उनसे भी प्रॉब्लम आ सकती है, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोविजन हमारे पास आता है कौन से पर्सन्स को हम इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले पर्सन्स विद सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी, जैसे किन्नर, हिजरा कम्युनिटी, इनको हम इंक्लूड करेंगे। एंड सेकंड हम किनको इंक्लूड करेंगे, पर्सन्स विद वेरिएशंस एट बर्थ, मतलब बायोलॉजिकली। एक्सक्लूशन में प्रॉब्लम आ रही है, हमने इसमें कुछ ऐसे लोग भी डाल दिए हैं जिनको हम एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर। सबसे पहले ट्रांस मैन एंड ट्रांस वुमेन, इररिस्पेक्टिव उन्होंने कोई भी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की सर्जरी कराई है, इररिस्पेक्टिव हम उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। देन डीएम के पास कुछ पावर्स हैं। डीएम के पावर है टू इशू सर्टिफिकेट। वो कब इशू करेंगे? आफ्टर एग्जामिनिंग मेडिकल बोर्ड रिकमेंडेशन। अगर इफ एनी केस देयर इज अ चेंज इन जेंडर, सर्जरी हुई है, तो हॉस्पिटल को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड सारी डिटेल्स डीएम को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। और इसमें कुछ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की भी बात की है, जैसे ग्रेडेड पनिशमेंट्स, मतलब हर एक ऑफेंस के साथ आपकी पनिशमेंट बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स्ड और बॉन्डेड लेबर पे पनिशमेंट मिलेगी, या डिनाइड द राइट ऑफ पैसेज और पब्लिक यूसेज, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी यूसेज में अगर आप इनको डिनाई कर रहे हैं तो पनिशमेंट मिलेगी। बेसिकली अप होल्डिंग राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट आर्टिकल हम GS2 से रिलेट करेंगे, गवर्नेंस से रिलेट करेंगे। डेमोग्राफिक गवर्नेंस के बारे में आर्टिकल है। द रिसेंटली अ कमेटी अंडर जस्टिस पीपी नाउ लेकर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू स्टडी पॉपुलेशन चेंजेस, इलीगल माइग्रेशन, इम्पैक्ट ऑन रिसोर्सेज एंड सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर। व्हाई वी रिक्वायर डेमोग्राफिक गवर्नेंस। डेमोग्राफिक की गवर्नेंस क्यों चाहिए? क्योंकि अगर डेमोग्राफी एक पॉपुलेशन अफेक्ट करती है इकोनॉमी को, जॉब्स को, वेलफेयर स्कीम्स जैसे इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर, इलीगल तरीके से आधार पब्लिकेशन, आधार इशूएंस हो जानी, फिर वोटर इलेक्शंस पे होता है वोटर कार्ड्स बन जाने, ठीक है। तो इश्यूज क्या है? गवर्नमेंट फोकसेस ऑन इलीगल माइग्रेंट्स। प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन डेमोग्राफिक कैसे चेंज हो रही है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस आ रहा है ना, वो हमेशा जाता है इलीगल माइग्रेंट्स की, बाहर से लोग आ रहे हैं इसलिए हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। कॉम्प्लेक्स पॉपुलेशन इश्यूज गेट ओवर सिंप्लीफाइड। हम कितने कॉम्प्लेक्स हमारी जो पॉपुलेशन के इशू है, हमने उनको ओवर सिंप्लीफाई कर दिया क्योंकि हमने सारा का सारा ब्लेम डाल दिया इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर। पॉलिसीज में बी फेयर बेस्ड नॉट एविडेंस बेस्ड। अगर हम ऐसे करते हैं तो हम फेयर बेस्ड, हमें लगता है कि कोई और डेमोग्राफी आके हमारी यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज कर सकती है। एविडेंस बेस के ऊपर कुछ नहीं है, स्पेकुलेशंस के ऊपर है। हमने यही आर्टिकल पहले भी डिस्कस किया है, एक एडिटोरियल आया था जिसके ऊपर बोला था कि डू नॉट मतलब कि पुट योर फोकस ऑन वन कम्युनिटी और रिलीजियस रीजंस मत निकालो आप पर डेमोग्राफिक चेंज होने के। उसी को हम इसमें यूज कर सकते हैं ना, कि इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं हम, मेन इश्यूज को हम साइडलाइन कर देते हैं, हम रिलीजन के ऊपर फोकस कर देते हैं, हम किसी और चीज के ऊपर फोकस कर देते हैं, लेकिन मेन रीजन कॉम्प्लेक्स पॉपुलेशन रीजंस नहीं हम एड्रेस कर पाते। रियल प्रॉब्लम्स क्या है? एजुकेशन, हेल्थ, फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है, ये इग्नोर हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये भी हमने पढ़ा था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ड्यूटी है सिटीजनशिप को चेक करना, लेकिन इलेक्शंस में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, जो SIR करा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशंस लग रहे हैं, जिससे क्या होगा? एक्सक्लूजन ऑफ पुअर पीपल विदाउट डॉक्यूमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक्स हो सकती हैं, रिस्क ऑफ स्टेटलेस पीपल हो सकता है कि उनको कोई भी कंट्री एक्सेप्ट ना करे। इंडिया के रियल डेमोग्राफिक चैलेंजेस क्या है? एजिंग पॉपुलेशन। अगर हमारे यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन है, डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास 20% आई थिंक एजिंग पॉपुलेशन हो जाएगी बाय 2030। सो मोर एल्डरली केयर अगर होगी तो हमें पेंशन पे फिर ज़्यादा देने पड़ेंगे, और हमारे पास अभी भी सोशल सेक्टर्स में जॉब्स नहीं है, लो फर्टिलिटी रेट हो रहा है। इससे क्या होगा? डेमोग्राफिक डिविडेंड रिस्क हो सकता है। चेंजिंग जॉब्स, माइग्रेशन के ऊपर चैलेंजेस हैं। बॉटम लाइन क्या है? इंडिया शुड मैनेज पॉपुलेशन थ्रू डेटा डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, नॉट ओनली सिक्योरिटी कंसर्न्स। हम रिलेट करेंगे GS2 से, सोशल जस्टिस से। रिफ्यूजीज आर रिटर्निंग होम नॉट फॉर द राइट रीजंस। इसका मतलब क्या है? कि जो रिफ्यूजी पॉपुलेशन है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दे आर रिटर्निंग टू देयर होम। इसलिए नहीं वो रिटर्न कर रहे हैं कि बेटर सिक्योरिटी पोजीशंस हो गई हैं उनकी अब होम कंट्री में, इसलिए रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि उनको जिस कंट्री में वो शेल्टर ले रहे हैं वहां से उनको निकाला जा रहा है। ग्लोबल रेफ्यूजी नंबर्स अगर देखें तो वो गिर रहे हैं बाय 3% टू 4.16 करोड़। क्यों नंबर गिर रहे हैं? क्योंकि ये नहीं है क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स एंड हो रही हैं, नहीं, बिकॉज होस्ट कंट्रीज ने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बोला कि जो अफगान रिफ्यूजीज हैं वो ईरान और पाकिस्तान से फिर से अफगानिस्तान में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान अब ठीक हो गए हैं, वहाँ पे कंडीशंस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ईरान और पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं वो टाइटन हो गई हैं। इकोनॉमिक हार्डशिप उनको फेस करनी पड़ रही है होस्ट कंट्री, मतलब जिसमें वो है उसमें भी उनको इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं। लेस प्रोटेक्शन है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। नेक्स्ट बिगेस्ट रिफ्यूजी क्राइसिस कंट्रीज कौन सी हैं? सीरिया से बहुत लोग भागते हैं, अफगानिस्तान, वेनेजुएला में हमने देखा इकोनॉमिक कोलैप्स है, और ये वाला एक PYQ भी है। यूक्रेन वॉर चल रही है इसलिए वहाँ से जा रहे हैं। सूडान, ये भी PYQ है, एंड हमें पता भी है कि वहाँ पे सिविल वॉर्स बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं।
अब कंट्रीज जा कहाँ रही हैं, यहाँ से तो निकल रही हैं लेकिन जा यहाँ रही हैं, तुर्की में जा रही हैं, ईरान, पाकिस्तान, जर्मनी, युगांडा। अब इनको वहाँ पे जाके भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, नो सिटीजनशिप, डिफिकल्टी होती है एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, जॉब्स में। तो बॉटम लाइन क्या है कि रिफ्यूजी नंबर्स जो हैं वो तो डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स बढ़ती जा रही हैं और लोग अंडर प्रेशर अपनी कंट्रीज में वापस जाए जा रहे हैं। इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हालात सुधर रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास GS2 से रिलेट करेंगे, IR से रिलेट करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये फिर से की डेवलपमेंट है इन ईरान US पीस डील। हम पिछले 2 दिन से इसको कवर कर रहे हैं। अभी जून 19 को स्विट्जरलैंड में इनकी डील होने जा रही है। ऑनलाइन डील हो चुकी है संडे को ही, लेकिन फिजिकली मिलकर वो डील करेंगे साइन इन स्विट्जरलैंड। और मीडिएटर्स कौन है, पाकिस्तान एंड कतर। नेक्स्ट आर्टिकल हम GS2 से रिलेट करेंगे, IR से रिलेट करेंगे। इंडिया एंड स्लोवाकिया के रिलेशंस की बात की गई है। अभी रिसेंटली वी नो दैट आर PM इज इन यूरोप, तो वो अलग अलग यूरोप कंट्रीज में जा रहे हैं। जैसे हमने कल फ्रांस के साथ डील की थी, वैसे ही आज हमने स्लोवाकिया के साथ कुछ डील्स की हैं। इससे पहले हम देखें तो PM इज द फर्स्ट PM टू विजिट स्लोवाकिया सिंस 1993 इंडिपेंडेंस। स्लोवाकिया की इंडिपेंडेंस 1993 में हुई थी, तो PM बिकम्स द फर्स्ट इंडियन PM टू विजिट स्लोवाकिया अभी तक। अब हमने इनके साथ हमारी जो रिलेशंस हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप पे एलिवेट कर दिया है। कॉपरेशन कहाँ पे करेंगे, इंडो पैसिफिक पे करेंगे, रूल्स बेस्ड ऑर्डर के ऊपर फोकस करेंगे। स्लोवाकिया जो है वो हमारी UNSC मेंबरशिप के ऊपर सपोर्ट करता है एंड NSG मेंबरशिप के ऊपर भी। देन हमने कुछ रीजनल एग्रीमेंट्स के ऊपर एग्री किया है कि हम कॉपरेशन करेंगे, डिफेंस के ऊपर करेंगे, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर करेंगे, काउंटर टेररिज्म मेजर्स लेंगे, जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म हमने लॉन्च कर दिया है, एनर्जी के ऊपर करेंगे, एजुकेशन के ऊपर करेंगे। एजुकेशन में हम स्टेम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज पे ऊपर फोकस कर रहे हैं एंड अदर कोलैबोरेशन विल बी ऑन डिजास्टर रिजिलियंस। सो बेसिकली इस आर्टिकल से आपको क्या सीखने को मिला कि देयर आर मेनी कॉमन पॉइंट्स दैट वी कैन रिमेंबर। नेक्स्ट आर्टिकल GS2 IR से, ये हमने ऑलरेडी कल की वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो ये आप वहां से कवर करोगे। नेक्स्ट आर्टिकल हम GS3 से रिलेट करेंगे, इकोनॉमी से रिलेट करेंगे। इसमें कुछ डेटा गिवन है जो रिसेंट अपडेट्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से कुछ अपडेट्स आई हैं रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स। 18% एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी देखी गई है एज कम्पेयर टू द लास्ट मई। हम एक्सपोर्ट्स कर कहाँ रहे हैं, हम शिपमेंट्स भेज रहे हैं टू सिंगापुर, चाइना, UK, तंजानिया, बांग्लादेश, जर्मनी, साउथ अफ्रीका अमंग अदर्स। कौन से प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं, पेट्रोलियम एंड सेवरल नॉन पेट्रोलियम सेक्टर्स। लेकिन इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट कम नहीं हुआ, ट्रेड डेफिसिट और बढ़ गया। मतलब एक्सपोर्ट्स तो बढ़े हैं हमारे, लेकिन हमारा ट्रेड डेफिसिट भी वहां पे ही खड़ा है। $10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है हमारा। GS3 से रिलेट करेंगे, इकोनॉमी से रिलेट करेंगे। होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन 9.7% हो गई है मई में। इसमें क्या देखना है, हमें देखना है इसका बेस ईयर क्या है 2022 से 2023। कुछ इसमें इंडेक्स की बात की गई है, उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट इनपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और सेकंड था आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। क्या मतलब होगा, इनपुट मतलब कि रॉ मटेरियल्स पे कितना प्राइस हम पे कर रहे हैं, ये इंडेक्स वो बताएगा। आउटपुट, जब हमने प्रोड्यूस कर लिए हैं गुड्स तो हम सोल्ड कितने पे हम बेच रहे हैं, वो आउटपुट इंडेक्स बताएगा। और जब वो मार्केट में आ गए हैं तो वो कितने के बिक रहे हैं, तो वो WPI बताएगा। बस इसका ये रिलेशन हमें थोड़ा सा देखना था। हम GS3 से रिलेट करेंगे, डिफेंस से रिलेट करेंगे। ड्रोन रेवोल्यूशन एंड मॉडर्न वॉरफेयर की बात की है। हमें पता है कि पहले हमारे जो लड़ाइयाँ होती थी, जो वॉरफेयर्स होते थे, वो कैसे होते थे, फाइटर जेट्स यूज करते थे, टैंक्स यूज करते थे, मिसाइल्स यूज करते थे। लेकिन अभी हमने रिसेंटली जितने भी कन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, जैसे रशिया का कन्फ्लिक्ट देखा हमने, इसराइल का कन्फ्लिक्ट देखा, उसमें ड्रोन वॉरफेयर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब वाई ड्रोन्स चेंज्ड वॉर, क्योंकि स्मॉल कंट्रीज, जितनी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ड्रोन्स कितने के होते हैं, थोड़े से पैसे के होते हैं, मतलब एज कम्पेयर टू मिसाइल्स एंड टैंक्स, उससे तो काफी सस्ते होते हैं ड्रोन्स। और इसीलिए असेसिबिलिटी इनकी बढ़ रही है टू स्मॉल कंट्रीज। उसको वो यूज कर रहे हैं फॉर स्पाई फंक्शंस के लिए, अटैक करने के लिए, डीप इनसाइड टेरिटरी अटैक्स करने के लिए, और बहुत ज़्यादा ह्यूज डैमेज कॉस्ट करने के लिए। इन यूजेस ऑफ ड्रोन्स, ये तो कुछ यूजेस हैं, वैसे तो आपको पता है कि क्या यूजेस हैं, थोड़े से हम देख लेते हैं। जैसे कि सर्विलियंस के लिए यूज होता है, प्रिसीजन अटैक्स के लिए होता है, लॉजिस्टिक्स के लिए होता है, और बैटल डैमेज असेसमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब इसी आर्टिकल में कुछ टाइप्स ऑफ मिलिट्री ड्रोन्स की बात की है। किसकी, मिलिट्री ड्रोन्स। सबसे पहले है फर्स्ट पर्सन व्यू, मतलब कि जो ऑपरेट कर रहा है वो लाइव कैमरे के थ्रू ऑपरेशन कर रहा है। ये जो होते हैं वो चीप होते हैं, हम अगर कैमरा से देख रहे हैं तो हाईली एक्यूरेट होंगे और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बहुत बड़े बड़े टैंक्स को भी। लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज तो ज़्यादा दूर तक अटैक हो सकता है। बॉम्बर ड्रोन्स, बॉम्ब जैसे कहीं पे भी बरस सकते हैं, मतलब ड्रोन जाएगा और बॉम्ब जैसे कहीं पे भी ब्लास्ट कर देगा। इंटरसेप्टर ड्रोन्स, एनिमी ड्रोन्स को जो लोकेट करके मारे, ठीक है। देन हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं यूक्रेन मॉडल से।
जैसे बाबा यागा। अब ये कुछ वर्ड्स हम देख सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, जैसे बाबा यागा गिवन था, RAM सेकंड गिवन है, UJ-31 जोजुलिया, UJ-22 एयरबॉर्न। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम रिमेंबर कर सकते हैं कि ये ड्रोन्स की टाइप्स हैं। और इसमें से एक ये ड्रोन जो है DJI मैविक, दिस इज फ्रॉम चाइना। एक न्यू टेक्नोलॉजी आती है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स की, जिसमें हम फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ रेडियो सिग्नल्स। रेडियो सिग्नल्स को जैम करना काफी ईजी है, लेकिन इनको हम जैम नहीं कर सकते, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से ये हमें रेसिस्टेंट बनाते हैं। प्रिवेंशन के, तो प्रिवेंशन के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम चाहिए। इंडिया का कोई सिस्टम है एंटी ड्रोन सिस्टम? यस, इंडिया का आई थिंक है D4 करके। तो इसराइल का कौन सा है? इसराइल के पास भी एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जो कि रडार डिटेक्शन कर सकता है, AI ट्रैकिंग कर सकता है। ये जो AI ट्रैकिंग है ये किसके थ्रू करता है? इसके थ्रू करता है, आयरन ड्रोन रडार के थ्रू ये AI डिटेक्शन कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल हम GS3 से रिलेट करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेट करेंगे। डस्ट स्टॉर्म्स की बात की है। डस्ट स्टॉर्म्स कैसे आएंगे? अगर छोटे छोटे लूज सॉइल पार्टिकल्स होंगे तो एकदम से जब हवा आएगी तो ये उड़ जाएंगे और इससे कॉज होगी डस्ट स्टॉर्म। टेंस विंड्स, ठीक है, लिफ्ट लूज sand and dust from dry surfaces into the atmosphere, reducing visibility and air quality. अब कॉजेज क्या हैं? दो कॉजेज हैं, नेचुरली भी हो सकता है और ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हो सकता है। नेचुरली मे बी ड्रॉट आ गई है, एरिड सॉइल होना शुरू हो गई है, लो वेजिटेशन कवर है, तो इससे क्या होगा? तो लूज पार्टिकल्स होंगे, ड्राई डस्ट हमारे पास मिल जाएगी। और ह्यूमन कैसे कॉज कर सकते हैं? ओवर ग्रेजिंग के थ्रू, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अनसस्टेनेबल फार्मिंग कर रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन कर रहे हैं। ये आर्टिकल कैन बी यूज्ड इन ओवरऑल आंसर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन स्पेसिफिक आंसर्स के ड्रॉट्स का क्या रीजंस हो सकते हैं, डिजर्टिफिकेशन से क्या कॉज हो सकता है, डस्ट स्टॉर्म कॉज हो सकती है। रीजन्स कौन से हैं इंडिया में? जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, ये सारे पार्ट्स जो हैं प्री मॉनसून सीजन के पहले डस्ट स्टॉर्म्स को विटनेस करते हैं। नहीं है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज से, एक पेड़ माँ के नाम, दिल्ली मेगा प्लांटेशन ड्राइव 2026, सो दिस कैन बी यूज्ड इन एफॉरेस्टेशन। इकोनॉमी से है विंडफॉल टैक्स, हमें पता है कि किस पे लगता है? अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो रहा है। अभी कैसे हो रहा है? जैसे डीजल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, इसलिए महंगे नहीं हुए कि उनका इनपुट बढ़ गई है, नहीं, इनपुट सेम है, सब कुछ सेम है, महंगे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन ऐसी है, तो मैं अब गेन कर लूँ उससे। जब कोई प्रोड्यूसर ये गेन करने के बारे में सोचता है तो उस पर लगता है विंडफॉल टैक्स। सरकार बोलती है कि वो जो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन हुआ है ना, अब उस पर टैक्स पे करो। देन हमारे पास कुछ गवर्नेंस से आर्टिकल आया था, फेलियर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन इन पंजाब। इसमें हमें एक देखना है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत सेक्शन 12(1)(c) में प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स को 25% अपनी सीट्स ऐसे बच्चों के लिए रिजर्व करनी है जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, डिसएडवांटेज सेक्शन से बिलोंग करते हैं। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं हो रहा, बस इसी के ऊपर आर्टिकल था, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया। हम इसको यूज कर सकते हैं गवर्नेंस फेलियर में, फेलियर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स में। फिर हम इसको याद कर सकते हैं अगर कोई आर्टिकल एजुकेशन से रिलेटेड आया और राइट टू एजुकेशन हमने लिखा, उसमें हमें पता होना चाहिए कि सेक्शन 12(1)(c) किसके बारे में है, 25% ऑफ रिजर्वेशंस। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।